अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने नए लेसन का आगाज़ करेंगे और हमारा नया लेसन है डैफोडिल्स। ये एक पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट जी। और इसका तरीक़ाकार भी वही होगा कि जैसे हमने दूसरे लेसन को ट्रांसलेट किया है तो इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे और साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को मैं साथ साथ आपके एक्सप्लेन करता जाऊँगा। I wandered lonely as a cloud. Wandered, फिरना, चलना, भटकते हुए। Lonely, अकेला, तन्हा। मैं एक नन्हे बादल की तरह भटकता फिर रहा था। That floats on high over vales and hills. Floats, तैरना। Vales, वादियाँ। Hills, पहाड़, जो वादियों और पहाड़ियों पर ऊंचा तैरता है। When all at once I saw a crowd. Crowd, हजूम। जब मैंने अचानक एक बड़ा हजूम देखा। A host of golden daffodils. होस्ट, बड़ी तादाद। गोल्डन, सुनहरी। डैफोडिल्स, आबी नरगिस। जो सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का बड़ा मजमुआ था। Beside the lake, beneath the trees. Beside, नजदीक, साथ। Beneath, नीचे। झील के किनारे, दरख्तों के तले या नीचे। Fluttering and dancing in the breeze. Fluttering, लहराते हुए। Breeze, हवा, हल्की हवा। हल्की हल्की हवा में थरथराते और रक्स करते हुए। Stanza number 2. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line. Continuous, मुसलसल। Twinkle, टिमटिमाना, चमकना। On the Milky Way, मिल्की वे कहते हैं जी कहकशां को। Stretched, फैले हुए होना। सितारों की तरह तो लगातार चमकते रहते हैं जो कहकशां पर टिमटिमाते रहते हैं। वो फूल ना अख्ताम पजीर या ना ख़त्म होने वाली कितारों में फैले हुए थे। Along the margin of bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Bay, झील। Margin, किनारा। Glance, निगाह, नजर। Tossing, हिलते हुए। Sprightly, खुशी।
साथ साथ झील के किनारे देखे मैंने एक नज़र में 10,000 अपने सरों को थरथराते हुए पुरमुसर्रत रक्त के अंदर। स्टैंजा नंबर 3। The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Outdid, सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना। Sparkling, चमकती हुई। के, खुशी। गी, ग्ली सॉरी, मुसर्रत, खुशी। जोकंड, दोबारा इसका भी वही मतलब है, खुशो खुरम। लहरें इन फूलों के बराबर नाचती रहीं, लेकिन वो बाजी ले गए। खुशी में चमकती हुई लहरों पर एक शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। ऐसी खुशी और जिंदगी से भरपूर साथ के होते हुए मैं लगातार देखता ही रहा, लेकिन सोचा भी ना कि इस मंजर ने मुझे कितनी बड़ी दौलत मुहैया कर दी है। Stanza number 4, that is the last stanza. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, and dances with daffodils. Oft, oft mean aksar. Couch, sofa, bistar. Vacant, free. Pensive, गमगीन। फ्लैश, अचानक, याद आ जाना, दिमाग में यकदम आ जाना। ब्लिस, रहमत, खुशी। सॉलिट्यूड, तन्हाई। प्लेयर, खुशी, मुसर्रत। क्योंकि अक्सर जब मैं अपने सोफे या बिस्तर पर लेटता हूँ, बेख्याली में या गमगीन मिजाज में, वो मेरे तख़य्युल में आ धमकते हैं, जो तन्हाई की एक रहमत है, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है और आबी नरगिस के फूलों के साथ नाचने लगता है। डियर स्टूडेंट, दिस वाज योर पॉइंट। उम्मीद है कि आपने तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझ भी लिया होगा और आपने उनको राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ को बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके इसी की पोएम की बेस के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं।
पहला जो है वो सवाल है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? नज़म का मरकजी ख्याल क्या है? बिल्कुल जी, इसके अंदर शायर ने हमें जो बताया है कि वो जो है वो नेचर के साथ, कुदरत के साथ रहना पसंद करता है। फिर उसने देखा आबी नरगिस के फूलों को, जो कि हवा में जो थे वो इस तरीके से लहरा रहे थे, खुशी और मुसर्रत का उसको जो था वो सामान उसके लिए पैदा कर रहे थे। जब उसने उनको देखा तो वो भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रहा, तो उसने भी उसको अपने आप को जो था वो उन्हीं का पार्ट समझा और उसने भी उनके साथ जो था वो एंजॉय करना शुरू कर दिया। और यही जो मंजर था उसकी तन्हाई के लम्हों के अंदर उसके लिए जो था वो एक उसकी दौलत साबित हुआ, और उसके लिए खुशी के लम्हों को याद करना साबित हुआ, और उसके लिए उसने तन्हाई के अंदर जो था वो उनका साथ पैदा कर दिया। Now we move to question number 2. What do the daffodil represent in the poem? नज़म में आबी नरगिस के फूल क्या नुमाइंदगी करते हैं? आबी नरगिस के फूल इस पोएम के अंदर जो है वो खूबसूरती को, नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चीज़ की जो है वो अपील करते हैं कि इस मंजर से लुत्फ अंदोज हुआ जाए, इस नेचर के इस मंजर से फ़ायदा उठाया जाए। इंसान अपने जो डेली लाइफ के अंदर मसरूफ़ है वो उसको देखे, इंजॉय करे कि ये कितना भला मंजर है, और ये सारे मंजर जो है वो इंसान के इर्द गिर्द ही है जो मौजूद है। अगर इंसान उससे लुत्फ अंदोज होना चाहे, देखना चाहे, टाइम निकाल कर उनके लिए जो है वो स्पेंड करना चाहे, तो ये मंजर उसके लिए जो है वो एक दौलत साबित होंगे। यही मंजर उसके लिए जो है वो उसकी तन्हाई का सामान साबित होंगे, जैसे पोइट ने हमें पहले भी बताया। तो डैफोडिल जो है वो खूबसूरती को, कुदरत की खूबसूरती को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what wealth do memories of the scenes give to the poet? इस मंजर की यादों ने शायर को किस दौलत से नवाजा? ये बिल्कुल जैसा अभी हमने पोएम को पढ़ने के दौरान भी इसी चीज़ को जो था वो एक्सप्लेन किया था, बयान किया था कि शायर जो है वो रुपए पैसे की दौलत के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पर शायर जो है वो उस दौलत की बात कर रहा है जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसकी तरफ को हमें अपनी तवज्जो करनी चाहिए। तो शायर रुपए पैसे की मटीरियलिज्म से निकलकर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके अलावा भी दुनिया के अंदर दौलत मौजूद है, कुदरत के नज़ारों के अंदर दौलत मौजूद है, अगर हम उससे फ़ायदा उठाना चाहें। और ये वो दौलत है जो कि हमारे मूड को, अगर हम गमगीन हैं तो उनका सामान पैदा करती है, उनको ख़त्म करने में हमें मदद करती है। Now we move to next question.
List the words that heighten the sound effects in the poem. जिसमें काफ़ी सारे इन अल्फाज की फहरिस्त बताएं जो नज़म में आवाज़ के तासुरात को उजागर करते हैं। जी बहुत से अल्फाज जो हैं वो इस तरह के दिए गए हैं मिसाल के तौर पे वेल्स एंड हिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, स्टार दैट शाइन्स एंड ट्विंकल, मिल्की वे, माई हार्ट, प्लेयर एंड मैनी मोर। Number 5. How has poet heightened the impact of the poem by using figurative language? ये अभी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको फिगरेटिव लैंग्वेज की जो है वो बारे में आपको बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम उसके साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको जो है वो डेफिनेशन जो है वो दी गई हैं। प्लस जी सबसे पहले आपको डेफिनेशन जो है वो दी गई है वो है सिमिली की। A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. Her eyes twinkle like stars. She was as busy as a bee. ये फिगर ऑफ स्पीच के अंदर सिमिली जो है कंपैरिजन किया जाता है दो मुख्तलिफ आइडियाज़ का, ख्यालात का, और उसके लिए जो है वो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं लाइक और एज। जैसे आपको एग्जांपल दी गई है हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स। आइज और सितारों जो है वो बिल्कुल इनके अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो सिमिलैरिटी मौजूद नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिमिली कहलाएगी। शी वॉज एज बिजी एज ए बी। शी उस लड़की के जो है वो मसरूफियत का जो है वो कंपैरिजन किया गया है जो कि डिसिमिलर है किसके साथ? बी के साथ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेटाफर। If you write a comparison between two things and omit the word like, then we are using metaphor. He proved a lion in the fight. His heart is red roses. ये अब सिमिली से ही बढ़ के थोड़ा सा और आइडिया को एक्सटेंड किया गया है कि है तो ये भी कंपैरिजन, लेकिन अगर इस कंपैरिजन के अंदर अगर हम जो है वो वर्ड लाइक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो मेटाफर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे ही प्रूव्ड ए लॉयन इन द फाइट, उसने अपने आप को लड़ाई के अंदर शेर की तरह साबित किया। हिज हार्ट इज रेड रोज, यहाँ पे उसके दिल को जो है वो रेड रोज के साथ जो है वो कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट है जी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन personification, which is a figurative language technique where an object or idea is given human characteristic or quality. ठीक है जी, पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ कहलाती है? ये इस तरह की टेक्निक है कि जिसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट को या आइडिया को इंसानी खसूसियात जो हैं वो दे दी जाए। मिसाल के तौर पे
द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क। अब डांस जो है वो एक इंसानी जो है वो करेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये कैंडल के फ्लेम को जो है वो उसकी तरफ को जो है वो इशारा किया गया है, बताया गया है। द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड। नोडेड सर हिलाना, सर तो इंसान हिलाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी इंसानी करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात जो है वो अगर हम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को देंगे, आइडिया को देंगे, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट इज इमेजरी। Imagery is the construction of detail used to create mental images in the mind of the reader through the visual scene, visual sense, as well as the senses of touch, smell, taste, and sound. इमेजरी क्या है? इमेजरी जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल है जो कि क्रिएट की जाती है मेंटल इमेजेस के जरिए से पढ़ने वाले के जहन के अंदर, और विजुअल सेंस के जरिए से की जाती है। मिसाल के तौर पे टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड। फिर आपको इसकी एग्जांपल भी दी गई हैं। विजुअल, ह्यूज ट्री इन अ थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। ऑडिटरी, अब ये विजुअल जो है ये मतलब वो जिसके समाज से ताल्लुक रखता है, बसारत से ताल्लुक रखता है, जिसको आप जो है वो देख सकते हैं। ऑडिटरी, रसलिंग ऑफ लीव्स। स्मेल, scent of apples. Taste, sweet and juicy oranges. Touch, rug and rough path. अब इसी की बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है वो दी गई है। आपको जो है वो सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपने उनको जो है वो जज करना है कि ये सेंटेंसेस जो आपको दिए गए हैं ये मेटाफर हैं, सिमली हैं, या पर्सोनिफिकेशन है। लेट्स स्टार्ट जी। Here is a list of few similes, metaphors, and personifications. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor, and P for personification. Number 1. Time is money. It is metaphor. As busy as bee. It is simile. The wind whispers the rumors of the forest. Personification. As gentle as lamb. Simile. The sorry engine wheezed its death cough. It is personification. The heart of a lion. Metaphor. The apples of my eyes. Metaphor. As cunning as a fox. Simile. Brown grass was begging for water. Personification. As wise as an owl. Simile. Blanket of snow. Metaphor. As black as crow. Simile.
अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ को बढ़ते हैं। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है, डेफिनेशन आपको दी गई है वो बेस्ड है कॉनोटेशन के ऊपर। इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। Connotation means the attitude and feeling associated with the word as opposed to its literal meaning. Solitude, positive connotation. Lonely, negative connotation. ठीक है, कॉनोटेशन जो है वो लिटरल मीनिंग के साथ जो है वो ताल्लुक रखती है कि हम उसको पॉजिटिव जो है वो सेंस के अंदर लेते हैं या नेगेटिव सेंस के अंदर लेते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिट्यूड जो है वो भी तन्हाई है, अकेलापन है। लोनली जो है वो भी अकेलापन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सॉलिट्यूड को जो है वो हम पॉजिटिव उसके अंदर लेते हैं, लोनली को नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है वो नीचे एक्सरसाइज भी जो है वो दी गई है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम जो है वो जल्दी से फिनिश करते हैं। नंबर 1, gaze, it is positive connotation. Number 2, stare, it is negative connotation. Shine, it is positive connotation. Glare, it is negative connotation. Hold, it is positive connotation. And collect, it is negative connotation. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है वो बेस्ड है कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन की आपको जो है वो डेफिनेशन दी गई है। लेट्स स्टार्ट। A singular noun such as committee or team that refers to a group of people, animal or thing is called collective noun. For example, crowd in this poem refers to a collection or large number of daffodils. ठीक है, जैसे कि आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि डेफिनेशन के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रोह को, जानवरों को या चीज़ों को हम अगर कलेक्टिव तौर पे, मजमूई तौर पे हम जो है वो एक नाम दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हजूम, बहुत सारे लोगों के इकट्ठा हो जाने को हम जो है वो हजूम कहते हैं। ठीक है, और इसकी और एग्जांपल जो है वो बिल्कुल हो सकती हैं, जैसे पार्लियामेंट है, क्लास है। अब जो है वो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ को जो है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है वो बेस के आपको डेफिनेशन दी गई है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। देयर आर टू काइंड ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है कि वो अल्फाजों को और फिक्रों को जो है वो आपस के अंदर जोड़ते हैं। ठीक है, और इसकी दो एग्जाम्पल जो है वो आपको मिसालें जो है वो दी गई हैं। दो मिसालों के अंदर टाइप्स की बयान की गई हैं। नंबर 1 जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, दीज कंजंक्शन जॉय सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। लेकिन इसके अंदर जो है वो हम वर्ड कौन से, कंजंक्शन कौन से इस्तेमाल करते हैं? बट, और, नॉर, नीदर, आल्सो, हैवर, ओनली, सो, हेंस।
तो मतलब जो बिल्कुल जो है वो बराबरी के सेंटेंस है, वो जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो क्या होते हैं? दीज कंजंक्शन जॉइन सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, बिकॉज, और इसके लिए हम कौन से कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो। तो मतलब इसके अंदर एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, मुनस्सर होता है। तो उसके लिए जो है वो हम बिकॉज, वाइल और ये कंजंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको दी गई है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, he ran fast dash he missed the train. He ran fast, least least he missed the train. Number 2, wait dash I return. Wait until I return. Work hard dash you should fail. Work hard least you should fail. I did not come dash you did not invite me. I did not come because you did not invite me. You will get a prize dash you deserve it. You will get a prize if you deserve it. अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डेफिनेशंस जो है वो बताई गई हैं पार्टिसिपल की। लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ए पास्ट पार्टिसिपल is a verb form used as an adjective to modify nouns and pronoun। कि पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की एक जो है वो शक्ल है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है नाउन और प्रोनाउन को बताने के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें आगे जो है वो बताया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स इन आईएनजी। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म है और वर्ब के बिल्कुल एंड के अंदर जो है वो आईएनजी जो है वो इस्तेमाल होती है और इसको जो है वो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मिसाल के तौर पे द लाफिंग लेडी, द फॉलिंग टेम्परेचर, द स्टिंगिंग रिमार्क्स। और पास्ट पार्टिसिपल जो है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब एंड इन ईडी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जितने भी रेगुलर वर्ब हैं जिनका इख्तिताम ईडी के ऊपर होता है, ठीक है, वो सारे जो है वो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो इर्रेगुलर वर्ब हैं उनके अंदर भी पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन वो उनका इख्तिताम जो है वो ईडी के ऊपर नहीं होता। However, irregular verbs have various past participle endings such as thrown, ridden, built, and gone. ठीक है, तो ये आपको जो है वो बताया गया है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, अब इसी की बेस के ऊपर जो है वो आपको एक्सरसाइज जो है वो दी गई है। अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Let's start. He was so shocked due to the accident that he could not speak. इसके अंदर शॉक जो है वो पार्टिसिपल है और शॉक जो है वो
पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 2, द गैल्पिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड। गैल्पिंग, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 3, आई डोंट वांट दैट बर्न टोस्ट। टोस्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 4, डोंट बी फ्राइटेंड, द डॉग डजंट बाइट। फ्राइटेंड जो है ये पार्टिसिपल है। नंबर 5, द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स। कैरिंग जो है ये पार्टिसिपल है। एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप। प्रिपेयरिंग, that is participle. The last sentence, if the children are bored, take them to park. bored जो है वो यहाँ पर participle है। तो dear student, this was your last exercise. उम्मीद है कि आप दूसरे लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर से भी जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।